जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाते हैं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे कहते हैं डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे कहते हैं रेयरर मीडियम। तो मानते हैं कि ये रेयरर है या डेंसर है। तो अगर प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गया तो इसे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उधर नहीं जाता है, वो उससे मुड़ जाते। डेंसर मीडियम में गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसे सिचुएशंस में आई जो से छोटा होगा r, लेकिन अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो ये बेंड हो जाता अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर r जो है वो i से बड़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां जो स्पीड है और यहां जो स्पीड है, तो डेंसर मीडियम में जाने पे स्पीड कम हो जाती है, रेयरर मीडियम में स्पीड प्रकाश की ज़्यादा होती है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, इसलिए वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है। मतलब एक पर्टिकुलर थिकनेस को क्रॉस करने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है एक पर्टिकुलर टाइम में, और कम डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा, ये वाला डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए वो शॉर्ट वाले पाथ को फॉलो करता है, जिसके लिए वो किधर बेंड करना पड़ता है उसको, टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर हम लोग डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो रेयरर में स्पीड बढ़ जाएगा। ये साइड का स्पीड v1 है, इस साइड का स्पीड v2 है, ये बड़ा है तो स्पीड बढ़ गया, तो उस सेम टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो इसलिए वो लंबा पाथ लेता है, लंबा पाथ के लिए वो बेंड कर जाता है। तो ये जो लाइट के बेंड करने का फेनोमेना है, इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जाने से स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलता है, फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहता है, वो नहीं बदलता, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस जो है वो अलग अलग होते हैं। अगर मीडियम सेम होगा तब तो रिफ्रैक्शंस होगा ही नहीं। तो उसी सिचुएशंस में जब मीडियम सेम हो तो आई और आर बराबर हो सकते हैं, नहीं तो हमेशा ही आई और आर में से कोई एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, ठीक है। रेयरर मीडियम का एंगल छोटा, डेंसर मीडियम का एंगल बड़ा, उल्टा बोल रहा, डेंसर मीडियम का एंगल छोटा, रेयरर मीडियम का एंगल बड़ा होता है। इस प्रोसेस में अगर डेविएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये डेविएशन हो गया, ये डेविएशन हो जाएंगे एंगल आई माइनस एंगल आर। तो अपन इसे मॉड लगा देते हैं ताकि हमेशा काम आ जाए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को माइनस कर लेंगे। ये हो गया डेविएशंस लाइट का। यहाँ एक लॉ फॉलो था, तो कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने कहा था कि जो साइन ऑफ एंगल विथ नॉर्मल, साइन ऑफ एंगल विथ नॉर्मल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा था कि साइन थीटा रेसिप्रोकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब म्यू और साइन थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। वन मतलब कांस्टेंट। तो जिस मीडियम में का म्यू है उसी मीडियम का एंगल, जिस मीडियम का म्यू है उसी मीडियम का एंगल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इक्वल होगा। इट मीन्स पहले मीडियम का म्यू वन लेंगे तो पहले मीडियम का एंगल साइन आई इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो दूसरे मीडियम का एंगल साइन आर। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा सेम होता है, ऐसा स्नेल्स ने बताया। और रिफ्रैक्शंस में यही वाला चीज जो है वो बार बार काम आता है। आपको ध्यान रखना है, जिस मीडियम का आपको म्यू लेंगे उसी मीडियम का साइन ऑफ एंगल लेना है। फिर दूसरे मीडियम का म्यू ले रहे हैं तो दूसरे मीडियम का साइन ऑफ एंगल लीजिए, और उसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लीकेशन वो हमेशा इक्वल होगा, इक्वल कर देना है। तो यहीं से आया साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन। और आपको पता है स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड, वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल, वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहाँ लाइट की स्पीड कम होगी, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होंगे वहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। मतलब इसी रिलेशंस को अपन कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू वेलोसिटी। इसका मतलब इसे कहते हैं v1 बाय v2।
वेलोसिटी मतलब फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी और सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। और वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी और लैम्डा में रिलेशंस क्या होता है, वेलोसिटी और लैम्डा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। v बाय लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, तो यही रेशियो हो जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेकिन दोनों में सेम रहेगा, इक्वल टू f बाय f, फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं रहेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगे, और कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज है, सेम रहेंगे। तो थोड़ी बातें लिख लेते इसके बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अगर बात कर ले तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। लिखेंगे when the rays of light travel from one medium to other medium, when the rays of light travel from one medium to other medium, then it either bend towards normal or away from normal, then it either bends towards normal or away from normal. The phenomena of bending of light is known as refraction, अब नीचे ये सब बातें, अब दोनों डायग्राम बना देंगे साइन थीटा का, ये सब चीजें लिख देंगे। ये स्नेल्स लॉ है। तो रिफ्रैक्शंस में यही एक लॉ काम आता है सब जगह। फ्रीक्वेंसी की रेशियो सेम है, इसलिए एफ और एफ। अच्छा हाँ, तो मुझे इसको हटा देना चाहिए। ये यहाँ तक तो रिलेट करेगा पर इसके आगे रिलेट नहीं करेगा। अब हटाओ इसे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये मीडियम की वो प्रॉपर्टीज है जो कि लाइट के स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो लाइट किसी भी मीडियम में लाइट के स्पीड को रोकता है या बढ़ाता है, जो भी काम करता है, उसके लिए मीडियम की प्रॉपर्टी जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू आर का मतलब परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं ना, ये बातें वहां पढ़े होंगे मैग्नेट में। स्पीड ऑफ लाइट ऐसा का फॉर्मूला 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और वेलोसिटी इन मीडियम का फॉर्मूला रूट अंडर 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन, और यही टर्म हो जाता है 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये वाला टर्म को तो स्पीड ऑफ लाइट बोल देते हैं अपन। तो ये वाला टर्म जो अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते हैं, तो इसके बारे में लिख डालेंगे। इतनी बातें लिख डालिए
या म्यू लिख करके लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम टुवर्ड्स लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम टुवर्ड्स लाइट। जनरली इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, मतलब लेकिन इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। देखा ऐसा गया है जो ज्यादा डेंसर मीडियम होता है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होते हैं, जहां डेंसिटी कम होती है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते हैं, ऐसा देखा गया। बट इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब ऐसा कभी बोल देगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो ये बात गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा अनुमान लगाने के हिसाब से ठीक है कि डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला और आप मार देंगे। एक दो सवाल बना दीजिए तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, 1 लेते हैं, ये बात लिख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हम लोग 1.5 मतलब 3/2 लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 लेते हैं। ये 3 डेटा बार बार यूज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक चीज और यहीं पर लिख लेना, या आप जानते भी होंगे कि एक ही मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लाइट के लिए अलग अलग होता है। मतलब मीडियम सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होते। हम लोग जनरली ले लेते हैं, लेकिन अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसी वजह से डिस्पर्सन ऑफ लाइट का फेनोमेना होता है। अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो सभी लाइट की स्पीड सेम होती, और सभी लाइट की स्पीड सेम होती तो सब एक साथ ही दिखते, फिर अलग अलग होते ही नहीं। लाइट अलग अलग होते ही इसीलिए क्योंकि उसकी स्पीड उस मीडियम में बदल जाती है। रेड लाइट की अलग स्पीड हो जाती है, येलो की अलग हो जाती है, वायलेट की अलग हो जाती है। और अगर यहाँ पर रहने वाले सब लोग एक स्पीड से चले तो हमेशा झुंड दिखेंगे, लेकिन अगर अलग अलग स्पीड से चले तो बीच में धीरे धीरे सेपरेशन बढ़ जाएगा और इंसान फैल जाएंगे, पूरा भीड़ जो है फैल जाएगी। तो लाइट वहाँ फैल जाते हैं, मतलब वहाँ सभी सेपरेट हो जाते हैं। और सभी सेपरेट होने का मेन कारण है स्पीड उसका। इसका मतलब ये हुआ कि सेम ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इस बात को भी लिख लेंगे, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता। ऐसा जनरल ग्लास के लिए हम ले लेते हैं 1.5, लेकिन रेड लाइट के लिए वो अलग होगा, वायलेट लाइट के लिए अलग होगा, येलो लाइट के लिए अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, ऐसा लिखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम is different for different color of light, different for different color of light. Color of light. लिख लिए। उसमें भी ये बात भी लिख लेंगे, जो येलो कलर होता है वो मीन कलर होता है। ये होता है म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2। येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट और रेड का मीन होता है म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2। इसका आंसर आ गया। तो 1 इंटू साइन थीटा साइन 60 इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा, तो √3/2 और ये 2 नीचे आ गया तो साइन थीटा, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स √3/4।
इसी में बनाइए। ये एंगल 30 डिग्री पे आया, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। यहां जो एंगल निकल रहा है ये निकालना। देखो 3 जगह रिफ्रैक्शन होगा, एक यहां पर, फिर इधर होगा ना। इस जगह जो रिफ्रैक्शन होगा, मान लेते हैं ऐसे गया, पहले जगह पे 1 × sin 30 = 3/2 × sin, इसको लिख देता हूं r। अब देखो ध्यान से, ये भी नॉर्मल है, तो अगर ये एंगल r है तो बताओ ये एंगल भी r होगा, बराबर, अपोजिट एंगल। अब यहां पर लाइट जाने के बाद इस साइड से उस साइड जा रहा है, तो बताइए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे। अब इन फ्रॉम नॉर्मल 3/2 1.5 होता है, √3 1.73 होता है, तो बड़ा तो √3 है, तो फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। मतलब इसको जाना इधर चाहिए था, उधर नहीं जाकर के ये थोड़ा बेंड हो जाएगा। मान लीजिए ये एंगल को आप कुछ कह दो, अल्फा कह दो, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर जो आप लॉ लगाएंगे स्नेल्स लॉ, तो ये साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये वाला एंगल जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये वाला एंगल, तो इसी में मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। ये इक्वल टू हो जाएगा इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 × sin अल्फा। ठीक है, ये हुआ पहले सरफेस पे, ये हुआ दूसरे सरफेस पे, बराबर, जिसमें ये बीच वाला चीज कॉमन हो गया। अब अगली बात अगर करेंगे इस वाले जगह पे, तो मान लो ये एंगल थीटा पे गया, यही थीटा हमको निकालना है। तो फिर इस वाले पे इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये साइड का एंगल जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी को इक्वल कर देंगे इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू उस साइड का एंगल थीटा। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। 1 sin थीटा = 1 sin 30, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि रेज ऑफ लाइट अगर बहुत सारी मीडियम से पास होता है तो बाद में जाकर के अगर सेम मीडियम में आ जाए तो पैरेलल होते हैं, पैरेलल ही निकलते हैं। मतलब यहाँ 3 4 5 10 मीडियम भी रहता, पहला मीडियम और आखिरी मीडियम जब सेम हो जाएगा तो पहले मीडियम का रेज और आखिरी मीडियम का रेज पैरेलल होंगे, सेम नहीं होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, क्या होंगे पैरेलल, मतलब अब इसी लाइन पे नहीं होंगे क्योंकि इसका लाइन तो इधर था, ये था, बराबर, तो सेम लाइन पे नहीं हो जाएंगे बट पैरेलल जाएंगे। ठीक है, किसका इसका मीडियम का तब भी कोई इशू नहीं, बीच में मीडियम कोई भी रहे, फर्स्ट मीडियम लास्ट मीडियम अगर सेम हो तो फर्स्ट मीडियम से आने वाले रेज और लास्ट मीडियम से निकलने वाले रेज हमेशा ही पैरेलल होते हैं, दोनों के लाइन अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों सेम लाइन पे नहीं होगा, दोनों के लाइन अलग अलग होंगे, पैरेलल होगा। अब कैसे पता चला पैरेलल है, मैंने एक लाइन ड्रॉ ऐसा कर दिया, पहले आने वाला रेज हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे नीचे है, जाने वाला रेज हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री ऊपर है, तो ये दोनों तो एंगल तो वैसे भी बराबर होते ना, इसका मतलब पैरेलल हो गए। अब ये रेज यहाँ नहीं जाकर के ये वाला यहाँ पर है 30 डिग्री, ऐसा ही है, बस अंतर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट हो गया। ठीक है, बना देंगे आप नीचे, तो बीच वाला ये सब कैलकुलेशन से अपन को करने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है, अपन को ये लाइन बस पता रहना चाहिए। फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम होगा तो पहले मीडियम से आने वाली रेज और आखिरी मीडियम से निकलने वाली रेज पैरेलल होते हैं। तो ये सवाल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू √3 है, ये सर्कुलर टाइप का चीज है, रेडियस है r, यहां से एक रेज ऑफ लाइट 30 डिग्री पे आया है, इस साइड एयर है, तो इसके बारे में पूरा सभी एंगल बनाने।
बना लिए। देखिए यहाँ से ये रेज ऐसा नहीं जा करके ऐसा थोड़ा बेंड करेगा, ये इसका नॉर्मल हो गया। ये एंगल को थीटा कह देते हैं अपन। 1 इंटू साइन 30 इक्वल टू √3 इंटू साइन थीटा। अगर अपन को साइन थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा 1/2 √3। अब ये रेज जब यहाँ आएगा तो ये इसका सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन ये हो गया नॉर्मल। यहाँ जाने के बाद ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये एंगल को अल्फा कह देते हैं। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस है, तो ये वाला भी रेडियस ही होगा। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। तो √3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू अगला वाला क्या लग जाएगा 1 इंटू साइन अल्फा, और इससे आपको अल्फा आ गया 30 डिग्री। वैसे भी पैरेलल ही होना चाहिए, जिस एंगल पे आया है उसी से निकलेगा, क्योंकि पहले मीडियम और आखिरी मीडियम सेम है। तो बीच में कितना भी मीडियम हो, पहले मीडियम और अगर आखिरी मीडियम सेम है तो दोनों मीडियम में रेज पैरेलल होते हैं। शेप कैसा भी हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या फिर सर्कुलर हो, उससे कोई लेना देना है नहीं। हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे TIR, क्रिटिकल एंगल एंड TIR। क्रिटिकल एंगल एंड TIR। क्रिटिकल एंगल एंड TIR। जब कोई मीडियम, एक मान लीजिए डेंसर और एक रेयरर हो, ये इसका नॉर्मल है। जैसा कि अपन सबको पता है ये एंगल से रेज आया है और रेयरर मीडियम में गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ जो डेविएशंस होते हैं उसकी वैल्यू हो गई R माइनस आई या I माइनस R मॉड, जो बड़ा है उसमें से छोटे का एंगल। ये हुआ डेविएशंस। जैसे जैसे हम इस एंगल को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस बढ़ते जाता है। फिर और बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस और बढ़ जाएंगे। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, मतलब अलोंग द सरफेस रेज चला जाए, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। R की वैल्यू, रेज अलोंग द सरफेस चला जाए, दोनों रेज के, दोनों मीडियम के बीच में से, मतलब एकदम अलोंग द सरफेस चला जाए। तो इस सिचुएशंस के एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया और इस साइड का 1 लिया, मतलब इसे मैंने एयर मान लिया, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हो जाएगा म्यू इंटू साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू उस साइड का 1 इंटू साइन 90। क्रिटिकल एंगल के केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहीं से साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू ये साइन 91 हो जाएगा, तो 1/μ हो जाएगा। मतलब अगर थीटा निकालना हो तो ये साइन इनवर्स 1/μ हो जाएगा। लेकिन अगर इस जगह में एयर नहीं रह करके कुछ और होता, मतलब इसे मैं μ1 कह देता हूँ, इसे मैं μ2 कह देता हूँ, ठीक है, इसे मैं μ1 कह देता, इसे मैं μ2 कह देता, तो ये μ2 ऊपर रहता, μ1 नीचे रहता, बराबर। मतलब अगर इस साइड को μ1 कह दूं और इस साइड को μ2 कह दूं तो यही क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो जाता μ2/μ1।
ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डेटा हो, एयर फिक्स नहीं हो, तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब जब रेज ऑफ लाइट इससे ज्यादा एंगल पे आ जाए, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा, पहले क्रिटिकल एंगल के केस में डेविएशंस लिख लेते हैं। ये जो डेविएशंस का फॉर्मूला है वो है बिफोर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से पहले की कहानी है ये। जब क्रिटिकल एंगल को अचीव कर लिया तब के सिचुएशंस में जो डेविएशंस होंगे, तब देखो ये क्रिटिकल एंगल हो गया, रेज को ऐसे जाना चाहिए था तो ये वाला एंगल क्रिटिकल हो जाता, लेकिन चला गया ऐसे, ये वाला डेविएशंस हो गया। तो 90 माइनस क्रिटिकल एंगल एट क्रिटिकल एंगल, ये हो गया π/2 माइनस क्रिटिकल एंगल, ये हुआ एट क्रिटिकल एंगल डेविएशंस π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब जब रेज ऑफ लाइट इससे ज्यादा एंगल पे आ गया, थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया, एकदम थोड़ा सा ज्यादा, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे आया, तो उस सिचुएशंस में रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करता है, मतलब अगली वाली मीडियम में जाता ही नहीं, पूरा का पूरा रेज खुद के मीडियम में रिटर्न आ जाता है। और जब खुद के मीडियम में रिटर्न आएगा तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करेगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस सेम होंगे। तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा जैसे ही बड़ा कर, जैसे क्रिटिकल एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, तो 30.00001 भी डाल देंगे तो अगली मीडियम में जाने के बजाय रेज सीधा सीधा अपनी मीडियम में आ जाएगा, और जब अपनी मीडियम में आएगा तो फिर ये रिफ्लेक्शंस कहलाएंगे, तो फिर ये पूरा कंप्लीटली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करेगा, और वो हो जाएगा जिस एंगल थीटा पे आया है उसी एंगल थीटा पे सेम मीडियम में नॉर्मल के दूसरे तरफ अपन को दिखेगा। इस सिचुएशन को कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। टी का मतलब टोटल, मतलब कोई रेज अगली मीडियम में नहीं गया, इंटरनल मतलब सेम मीडियम में आ गया, और फिर कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्शंस के हिसाब से हो रहा है, इसलिए कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, मतलब अगली मीडियम में फिर कोई रेज गया ही नहीं। तो TIR के केस में मतलब थीटा जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस सिचुएशंस में जो डेविएशंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो उस सिचुएशंस में अगर डेविएशंस देखोगे तब देखो ये थीटा पे है, यही सीधी लाइन पकड़ेंगे, उस सीधी लाइन में से ये वाला एंगल डेविएशंस होगा, तो उस सीधी लाइन पे टोटल एंगल 180 बनता ना, तो उस 180 में से ये थीटा और ये थीटा को छोड़ दो तो बाकी डेविएशन ही तो है, मतलब 180 माइनस 2 थीटा। तो उस सिचुएशंस में ये जो डेविएशंस हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, पाई माइनस 2 थीटा, मतलब 180 माइनस 2 थीटा। तो डेविएशंस के ही 3 अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे, एक बिफोर क्रिटिकल एंगल, एक एट क्रिटिकल एंगल, और एक आफ्टर क्रिटिकल एंगल। बराबर जम गया। क्रिटिकल एंगल को जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद रिफ्लेक्शंस होगा, फिर रिफ्रैक्शन की फेनोमेना बंद हो गई, फिर 100% सेम मीडियम में चीजें आ जाएगी। बराबर। अब अगर मैं मान लीजिए इसके ग्राफ को ड्रॉ करूं मैं, मतलब डेविएशंस वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं अगर ड्रॉ करूं, तो जब तक कि क्रिटिकल एंगल अचीव नहीं होती, मान लीजिए कि ये पोजीशन है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है, और ये पोजीशन है 90 डिग्री का। अब ध्यान से समझना इस पूरी बात को, क्या बनाता हूं, इधर ही बनाता हूं। जब कोई रेंज ऐसे नॉर्मली आया, तो नॉर्मली आया इसका मतलब 0 डिग्री पे आया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो फिर ये सीधा सीधा उस केस में आगे ही चला जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, मतलब डेविएशन कितने का हुआ, 0 का, मतलब कोई डेविएशन नहीं हुआ। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 होगा, इसका मतलब इस जगह से ग्राफ की शुरुआत होगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तब डेविएशंस π/2 माइनस थीटा होता है। तो उस केस में मान लीजिए ये मतलब वैल्यू 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस क्रिटिकल एंगल, मतलब π/2 माइनस क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब इस केस में पहुंचने के बाद यहां पहुंच जानी चाहिए ग्राफ को, यहां पहुंच जानी चाहिए ग्राफ को, ठीक है।
और उसके जस्ट बाद जैसे कि 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल है तो 30.00001 पे एंगल ऑफ डेविएशन तुरंत पहुंच जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तब देखो इसको यहां पहुंचाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये π/2 की जगह क्या आ जाएगा और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा ना। मतलब इस डेटा का डबल यहां पर ये हो गया पाई माइनस 2 थीटा। इसका मतलब जस्ट बाद होगा, जस्ट बाद तो जस्ट बाद यहां हो जाएगा। अब इस पे ये डेविएशन है, इसके जस्ट बाद ये डेविएशन, इसका मतलब यहां पर ये खाली गोला होगा, मतलब उस एक पॉइंट को छोड़ के, उस एक पॉइंट को छोड़ के। देखो क्रिटिकल एंगल पे ही दो डेविएशन तो होंगे नहीं, क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन कितना 90 माइनस थीटा सी। जैसे कि 30 डिग्री है तो डेविएशन हो जाएंगे कितना 60 डिग्री का 90 माइनस 30 और 30.00001 जैसे ही करा तो डेविएशन कितने का आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 60.00002 इसका मतलब क्या हो गया लगभग 120 डिग्री। तो पहले 60 था, दूसरा 120 का डेविएशन हो गया। तो इस पे 120 का डेविएशन नहीं होगा, इसके जस्ट बाद के पॉइंट पे होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसके खाली गोला बनाया, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के। अब जैसे फिर और आगे जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा और बढ़ाते बढ़ाते जैसे जैसे आगे जाएंगे, मतलब ये रेज ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसे चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है डेविएशन 90 डिग्री का हो सकता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 90 डिग्री का हो सकता है यहां तक, ठीक है। मतलब 90 डिग्री पे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तो उस वक्त डेविएशन 0 हो गया, कम हो गया ना, फिर डेविएशन नहीं हो। देखो जैसे जैसे हम बढ़ाते गए, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते गए ये एंगल बढ़ता गया तो ये वाला एंगल छोटा होता चला गया, ये एंगल और बड़ा कर दिए ये वाला एंगल और बड़ा हो गया, तो ये डेविएशन से और छोटा हो गया बराबर। जब ये 90 डिग्री पे आ गया तो रेज सीधा सीधा आगे निकल गया, फिर डेविएशन हुआ ही नहीं, तो 0 डिग्री का डेविएशन हो गया। मतलब आगे ये वाला रिलेशंस में पाई तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। तो थीटा वेरिएबल है तो जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे डेल्टा बदलेगा, थीटा बदलेंगे डेल्टा बदलेगा। जैसे जैसे थीटा को 90 कर दोगे तो 90 इंटू 2 180, 180 माइनस 180 0 होगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इसके आगे जो ग्राफ होंगे वो ऐसा 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ग्राफ डेविएशन का। इससे पहले जो ग्राफ होते हैं, अब यहां से यहां पहुंचना है, लेकिन इसमें ये वाला लॉ मतलब जो है लगेगा, आर और आई दोनों बदलते हैं। तो चूंकि आर और आई दोनों बदलते हैं इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, और डिटेल में जाएंगे तो ये कर्व होता है ऐसा टाइप का। आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, आपके लिए कभी भी आ सकता है, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ। तो पूरी बातें लिख ले, TIR एंड क्रिटिकल एंगल। इसको डिफाइन करूं क्या मैं, लिखिए। When the rays of light travel from denser to rarer, when the rays of light travel from denser to rarer, it bend away from normal. It bend away from normal at particular angle of incidence. At particular angle of incidence, the refracted rays goes along the boundary, along the surface, goes along the surface. ब्रैकेट में लिख देंगे R इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री, R इक्वल टू 90 डिग्री। This angle is called critical angle. This angle is called critical angle. Angle is called critical angle. अगला पॉइंट,
if the incident rays makes slightly more angle than critical angle, slightly more angle than critical angle, then rays returns back in same medium with 100% reflections. With 100% reflection, then rays returns back in same medium with 100% reflections. This phenomena is called TIR, total internal reflection. This phenomena is called TIR, total internal reflection. Reflection, TIR, total internal reflection. Total internal reflection, TIR. Properties of TIR used for signal communications in long distance. Used for signal communications in long distance through optical fiber. So minimized the signal loss. To minimize the signal loss. ठीक है, अब नीचे ये सब बातें डायग्राम बना दीजिए, ये सब पूरी बातें लिख लें। इस डेविएशन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, कभी नहीं आया है लेकिन कभी भी आ सकता है, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड चीज है और एकदम छोटी चीज है, कंसेप्चुअल बात है, इसलिए कभी भी आ सकता है, और ग्राफ भी आ सकता है। ये सब तो हो चुके होंगे ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड h depth below the surface of water in a lake. Point source of light placed h depth below the surface of water in lake. The refractive index of water is mu. Find the area through which rays of light emerge from water. Find the area through which rays of light emerge from water. ट्राई करिए तो सब। देखो ऐसा होने वाला है, मान लीजिए ये लिक्विड का सरफेस है, इधर का म्यू है, इधर का एयर है, यहाँ पॉइंट सोर्स है जो कि यहाँ से h हाइट नीचे, तो रेज ऑफ लाइट जो यहाँ से सीधा सरफेस पे आया वो सीधा ही आगे निकल जाएगा, बराबर, वो रिफ्रैक्शन उसमें नहीं होगा। लेकिन जब वो किसी एंगल पे आया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये बेंड कर जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा एंगल बढ़ा देंगे अगर, तो थोड़ा सा और बेंड कर जाएगा ये। ऐसा करते करते एक ऐसे पॉइंट जहां पर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो वहां पर रेज ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस चला जाएगा। अब इससे बड़े एंगल पे अगर अपन भेजें
तो वो सेम मीडियम में रिटर्न आ जाएगा, बराबर। तो जो रेज बाहर आया वो यहीं तक का बाहर आया, इसके बाद के किसी पॉइंट पे आने वाला रेज सेम मीडियम में आ जाता है। तो यहां तक के रेज बाहर आया तो यहां तक के रेज इस साइड भी होगा। और अगर आप इसे 3D में देखोगे तो ये सर्कल जैसा दिखेगा, मतलब कोन जैसा, क्योंकि जो पॉइंट सोर्स है वो लाइट जो है सरफेस ऑफ वाटर के नीचे, ये पॉइंट जस्ट ऊपर है, क्रिटिकल एंगल यहाँ बना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो सब जगह है ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ऐसा एक कोन टाइप का बनेगा। तो जो रेज ऑफ लाइट इस सर्कल से बाहर आया, इस सर्कल से बाहर जितने भी रेज सोर्स लाइट से आ रहा है वो सब सेम मीडियम में रिटर्न हो जा रहे हैं, वो वाटर सरफेस से ऊपर नहीं निकल पा रहा। तो रेज ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम, तो कौन से सर्कल से इमर्ज होगा? ये कोन का जो सरफेस बना उसी से इमर्ज होगा। तो उस सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा कुल मिला करके। तो इसका मतलब पहले आप यह रेडियस निकाल लीजिए, ये रेडियस r पकड़ लेते हैं, तो एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब वो निकालने के लिए अगर ये एंगल क्रिटिकल है तो इसके लिए ये वाला एंगल भी क्रिटिकल होगा, बराबर। और यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे अपन, तो म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, मतलब 1 हो गया। ये 1 जो है वो 1 इंटू साइन 90, ठीक है। तो म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/म्यू। और साइन थीटा के लिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल को मैं फिर से बनाता हूं यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आएगा। ये r है, ये एंगल थीटा क्रिटिकल है और ये हाइट है। तो यहाँ से साइन थीटा होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया r और हाइपोटेनस हो गया ये। तो मैं इसे लिखूंगा इक्वल टू r बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हमको कुल मिलाकर के r निकालने हैं, r निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, पाई r स्क्वायर कर देंगे। r निकालने के लिए मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब इस दोनों को स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये नीचे का कैंसल, और इसे पलट भी देता हूँ। तो दोनों काम एक ही साथ कर दूं, इसे पलट करके स्क्वायर कर दूंगा। तो लेफ्ट में 1/म्यू को पलटूंगा तो म्यू स्क्वायर, राइट में इसे पलटूंगा तो ऊपर में r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ऊपर में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 प्लस h स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो h स्क्वायर बाय r स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया। हमको निकालना है r, तो इसका मतलब r स्क्वायर की वैल्यू हो गई h स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो r जो निकालना है, अगर रेडियस निकाल मतलब एरिया निकालना तो इसी में पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, और r निकालना है तो r का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट आ जाएगा, तो ऊपर में h बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल जिससे कि रेज ऑफ लाइट बाहर आएगा। और जो एरिया होगा जिससे कि रेज ऑफ लाइट बाहर आ जाएगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर की जगह ये डेटा रख देंगे, तो पाई h स्क्वायर बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस रूट नहीं लगेगा इसमें, म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल जिससे कि रेज बाहर आएगा। तो आपको रेडियस पूछे तो ये आंसर, एरिया पूछे तो ये आंसर, बराबर बना दे।
किससे? बिल्कुल हो जाता। तो पर ये हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू पता है ना, टेन थीटा का वैल्यू नहीं पता है ना, फिर उसको करना पड़ता आपको। टेन थीटा की वैल्यू r/h, पर ये टेन थीटा यहाँ से निकालना पड़ता। ये हो गया p, ये हो गया h, तो टेन थीटा होता है p/b, तो 1/b हो गया रूट अंडर h² माइनस p²। वो दो सवाल मैंने दिया हूं, आप उसे बना लें। हो गया? यहाँ से r हो जाएगा वो h बाय रूट अंडर μ² माइनस 1, मतलब 5 बाय रूट अंडर 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2, 5 बाय रूट 2। तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 5 बाय 2, 25 बाय 5/2। यहाँ जो r हो जाएगा वो 4 बाय रूट अंडर 2 माइनस 1, मतलब 4, तो एरिया आ जाएगा 16 पाई। लेकिन कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, कंसेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, इसमें मान लीजिए इस साइड एयर है और इस साइड कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एयर का तो 1 होता है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको यहां आंख फैला करके कोई देख रहा है, ऑब्जर्वर। तो जो रेज ऑफ लाइट यहां से सीधा आएगा वो सीधा निकल जाएगा, पर जो रेज ऑफ लाइट ऐसे एंगल पे आएगा वो डेंसर से रेयर जा रहे तो बेंड कर जाएंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो इस जगह से आ रहा है, तो ये उसका इमेज हो गया। तो सरफेस से ये वाला डिस्टेंस को रियल डेप्थ कहते हैं, और सरफेस से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसको कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। मतलब रियल डेप्थ को अगर मैं h कहूं तो अपेरेंट डेप्थ को मैं h डैश कह देता हूं। ठीक है, अगर अपन यहां कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो अभी लिखना मत, समझ लीजिए पूरी बात को। यहां कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मान लीजिए ये एंगल I है और ये एंगल R है, तो ये एंगल I होगा तो ये वाला भी एंगल I, और ये एंगल R होगा तो ये वाला एंगल R, और अगर वो एंगल R होगा तो ये भी R। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस को मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, और थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होते। तो यहीं पर अगर हम लोग साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाएं तो साइन म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू उस साइड साइन 90, मतलब क्या होने वाला 1। तो साइन थीटा का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा 1/μ। अप्रॉक्स में इसे अपन क्या लिख देंगे
टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर मैं टेन आई का कॉन्सेप्ट लगाऊं, थीटा की जगह अगर आई लिखूं, तो ये 1/μ होगा। और टेन आई कहने का मतलब, इसके लिए परपेंडिकुलर x और बेस हो गया रियल डेप्थ मतलब h, परपेंडिकुलर x बाय h। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने 10r का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो 10r क्या हो जाएगा? तो यहां से ठीक है, टेन आर का कॉन्सेप्ट लगा दूं तो 10r हो जाएगा x बाय एच डैश। ठीक है, x बाय एच डैश। अच्छा, उस साइड एंगल r है तो ये साइन 90 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, साइन r, तो 1 इंटू साइन r का कॉन्सेप्ट पूरा गड़बड़ जाएगा। इस साइड में म्यू है, म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन आर। और थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को अप्रॉक्स में लिख देता हूं 10 थीटा इक्वल टू आर की जगह आर, थीटा की जगह आई, तो 10 आई बोले तो x बाय एच, और 10r बोले तो x बाय एच डैश। तो यहां से x और x कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आया एच डैश की वैल्यू क्या आ गया? h अपॉन म्यू, बराबर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जो ये साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, इस साइड एयर है, ऑब्जेक्ट अब ऊपर है, रेयर मीडियम में। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? डेंसर मीडियम में, और देखने वाला रेयर मीडियम में। अब जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है और देखने वाला जो है वो डेंसर मीडियम में। तो इस सिचुएशंस में क्या होने वाला है? रेज ऑफ लाइट जो मान लीजिए यहाँ पे आया, वो रेज ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए था, पर वो किधर बेंड कर जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा बेंड कर जाएगा। तो इस देखने वाले को लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है? इधर कहीं पीछे से आ रहा है। तो ये हुआ रियल डेप्थ जिसे अपन h कह देते हैं, और ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ जिसे हम लोग h डैश कह देते हैं। तो इस सिचुएशंस में जो कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर से क्या लगेगा? तो देखो आप ध्यान से, ये एंगल को अगर अपन ने आई बोल दिए, आने वाले एंगल को आई कह दिए, और ये एंगल को आर कह दिए, तो ये एंगल आर है, तो यहां से ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा। ये वाला एंगल को आई कहना पड़ा, तो ये वाला एंगल आई हो जाएगी, और ये वाला एंगल आर हो जाएगा। तो फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उस साइड वाला 1 इंटू साइन आई इक्वल टू इस साइड का म्यू इंटू साइन आर, और साइन थीटा को टेन थीटा लिख देता हूं, 10r, टेन थीटा को 10i जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर x बाय h, म्यू इंटू 10r हो जाएगा x बाय एच डैश, यहाँ से x और x, एच डैश इक्वल टू क्या हो गया? म्यू इंटू एच। तो ये दो तरीके के फॉर्मूले लगेंगे। एक में जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू, और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में हो तो रियल डेप्थ इंटू म्यू इक्वल टू अपरेंट डेप्थ। इस पूरे चीज को अगर आप एक फॉर्मूला से समराइज करें, तो मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूं जो आप ध्यान में बैठाएंगे। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इक्वल टू μ2 बाय μ1। रियल डेप्थ का मतलब h, अपरेंट डेप्थ का मतलब h डैश। μ2 कहने का मतलब वो, अब μ2 और μ1 क्या है? जिधर ऑब्जेक्ट है वो है μ1 और जिधर ऑब्जर्वर है वो है μ2।
म्यू1 ऑब्जेक्ट वाली साइड और म्यू2 ऑब्जर्वर वाली साइड। तो जैसे पहले वाले केस में था, फर्स्ट केस में इतना सब कुछ नहीं करते हुए डायरेक्ट अगर सोचते तो पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट जिस साइड था वो है म्यू1 और ऑब्जर्वर जिस साइड था वो है म्यू2। तो इस म्यू1 के जगह क्या रख देते पहले केस में, म्यू, और म्यू2 के जगह क्या रख देते 1, और फिर लिखते रियल डेप्थ h बाय अपरेंट डेप्थ h डैश इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। आया क्या, गड़बड़ आ गया, उल्टा आ गया। म्यू1 बाय म्यू2। बराबर म्यू बाय 1, तो यहाँ से h डैश की वैल्यू आ गई h बाय म्यू। यही वाली चीज इधर लगाते, तो ऑब्जेक्ट के साइड म्यू1, ऑब्जेक्ट के साइड म्यू1 वो कितना हो गया 1, ऑब्जर्वर के साइड म्यू2 वो हो गया म्यू, फिर रियल डेप्थ h बाय अपरेंट डेप्थ h डैश इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। तो म्यू1 हो गया 1, म्यू2 हो गया म्यू, तो यहाँ से h डैश की वैल्यू हो गई म्यू इंटू h। ठीक है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट लगा देने हैं वो लगा देने, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। रियल डेप्थ जो है वो, अपरेंट डेप्थ जो है वो, म्यू1 मतलब ऑब्जर्वर, ये भी उल्टा हुआ ना फिर, म्यू1 मतलब ऑब्जेक्ट वाली साइड और म्यू2 मतलब ऑब्जर्वर वाली साइड। तो नीचे सबसे पहले आप यही वाला फॉर्मूला लिखें, उसके बाद वो दोनों केस बनाएं।